आज हम कुछ वीडियो देखेंगे जिसमें एक टीचर के द्वारा जो जानकारियां दी गई हैं, जो बातें बताई गई हैं, बिल्कुल ही गलत है। तो आइए वीडियो देखते हैं। रानी मधुमक्खी जैसे अंडे से बच्चे निकलते हैं वो पूरे बच्चों के पास घूमती है ताकि उसके शरीर से निकलने वाला अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सारे मधुमक्खी से जो नए बच्चे निकले हैं सबके शरीर पर लग जाए। रीजन क्या है कि अगर ये एसिड किसी मेल के शरीर पे लगा तो उसे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई फीमेल पे भी है, फीमेल पे अगर ये लगा तो फीमेल को वो नपुंसक बना देगा, नपुंसक बना देगा। तो रानी मधुमक्खी जानती है, सारे छत्ते पर घूमती रहती है रानी कि जो अंडा तुरंत निकला है एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सबको अल्फा कीटोग्लूटेरिक लगाना चाहती है। जानती है कि मेल को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फीमेल को लग गया तो वो नपुंसक बन जाएगी। अगर फीमेल नपुंसक नहीं बनी तो आगे जाकर वो उसकी सौतन बन जाएगी, क्योंकि वो भी बड़ी होकर रानी बन जाएगी। किसी भी मधुमक्खी के छत्ते में रानी को बनाने का काम श्रमिकों का होता है। ये सब रॉयल जेली का खेल है, यानी कि श्रमिक जो हैं, जिस लार्वा को, जिस बच्चे को रॉयल जेली खिलाना शुरू कर देंगे, वही लार्वा, वही बच्चा रानी बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि रानी मक्खी दूसरी रानी मक्खी का निर्माण करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इससे ये पता चलता है कि सर ने जो बताया है वो गलत है। अब अगला वीडियो देखते हैं। कभी कभी मधुमक्खी के छत्ता पे आप ईंटा मारिएगा, अगर वो नपुंसक को लग गया, नपुंसक को, तो दो चार नपुंसक दौड़ा के काटेंगे, और अगर मेल को लग गया तो 10-15 आ जाएंगे उसको काटने के लिए। और अगर गलती से रानी मधुमक्खी को लग गया तब रानी दौड़ेगी तो उसके पीछे मेल दौड़ेगा, सब मेल के पीछे पीछे नपुंसक दौड़ेगा कि मैडम कहाँ 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 कहाँ। किसी मधुमक्खी के छत्ते की रक्षा करने का काम श्रमिकों का होता है, और वे सारे श्रमिक मादाएं होती हैं जिनके पास डंक होता है। ऐसा नहीं है कि जब आप किसी मधुमक्खी के छत्ते पर ईंटा मारेंगे और वो ईंटा रानी को लगेगा तभी आपके ऊपर ढेर सारी मधुमक्खियों के द्वारा हमला होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप किसी मधुमक्खी के छत्ते पर ईंटा मारेंगे तो आप पर हमला श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। और जब मधुमक्खियाँ अपना डंक किसी इंसान या जानवर की त्वचा में प्रवेश कराती हैं तो उनका डंक उस इंसान या जानवर की त्वचा में फंस जाता है और वो टूट जाता है, जिससे मधुमक्खियों की मौत हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि सर ने जो बताया है वो गलत है। अब अगला वीडियो देखते हैं। कोकून स्टेज में आता है, कोकून अवस्था में तो सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन करता है, ये उसका बुढ़ापा अवस्था। वैसे भी आप जानते हैं बूढ़े लोग कितना ज्यादा थूकते हैं, एक एक कटोरा थूक देते हैं, वैसे ये भी बूढ़ा हो जाता है तो कुछ ज्यादा ही थूकता है। इसके जब थूकेगा तो उसका थूक रेशम बन जाता है, उसी पे बैठ के ये आराम करता है। आदमी आता हटा देता है, ले तू अपना थूक ले, ये भी कहता है मेरा थूक उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर थूक दूंगा, फिर थूकता है, फिर रेशम का निर्माण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रेशम का कीड़ा हम लोग की तरह थूकता है और वही थूक रेशम बन जाता है और वो उस पर बैठ करके आराम करता है, जैसा कि आपने चित्र में देखा। रेशम का कीड़ा क्या करता है, अपने मुंह से एक लिक्विड निकालता है, एक द्रव निकालता है, जो हवा के संपर्क में आने पर सॉलिड यानी कि ठोस बन जाता है, धागे का रूप ले लेता है। वो क्या करता है, अपने शरीर के चारों तरफ वो लिक्विड निकालता है, जिससे वो लिक्विड जो है धागे का रूप लेता जाता है और वो अपने शरीर के चारों तरफ उस धागे को लपेट देता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो सिंगल धागा होता है जिसकी लंबाई लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक होती है, बीच में कहीं वो टूटा नहीं होता है। और हम उस रेशम के कीड़े को जीवन में दूसरी बार रेशम बनाने का मौका नहीं देते हैं। बस एक ही बार वो रेशम बनाता है, जब वो अपने चारों तरफ वो धागा लपेट लेता है, जो बॉल जैसा होता है गोल, जिसको कोकून कहते हैं। जब वो बना लेता है तो उसको क्या करते हैं, धूप में सुखा देते हैं, जिससे उसके अंदर बैठा रेशम का कीड़ा जो मोथ बनने की प्रक्रिया में था उसकी मौत हो जाती है। और फिर उस कोकून को पानी में, गर्म पानी में डाल करके धागे को निकाल लेते हैं। इस तरह से रेशम के कीड़े से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि सर ने जो बताया है वो गलत है। अगला वीडियो देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में जैसे ही खाना जो है इधर जाता है और ये वाला रास्ता बंद देखता है तो खाना यहाँ आने का सोचता है। तो अभी ये शुरुआते में है तो फेफड़ा उसको ढकेल देता है, तो हिचकी आ जाता है, ऐसे ढकेलता है। और फेफड़ा एक दो बार नहीं ढकेलता है, कई बार ढकेलता है, कर भाग भाग। जब पानी पी लेंगे ना तो यहाँ अटकल का चीजवा को इधर लेके चल जाएगा, तो फेफड़ा आके देखेगा सब गया कि नहीं, एक बार और ढकेलेगा, तो ऐसे हिचकी आते रहेगा।
हिचकी और भोजन का सरकना दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों ही अलग अलग कंडीशन में होती हैं। सबसे पहले भोजन का सरकना। जब हम खाना खा रहे होते हैं और गलती से भोजन का एक छोटा सा भी टुकड़ा हमारी श्वास नली की तरफ चला जाता है तो फेफड़े से बहुत तेज हवा बाहर आती है खांसी के रूप में, जिसको हम लोग भोजन का सरकना कहते हैं। वो इसलिए होता है कि भोजन का वह टुकड़ा हमारे फेफड़े में न जा सके। और हिचकी अक्सर आपने देखा होगा कि खाना खाने के कुछ देर के बाद हिचकी आती है। वो होता है डायफ्राम के कारण, यानी कि हिचकी जो है डायफ्राम के कारण आती है। ऐसा नहीं है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं और खाना जो है फेफड़े की तरफ जाता है तो फेफड़ा उसको ढकेलता है तो हिचकी के रूप में ढकेलते हैं। हिचकी के रूप में नहीं ढकेलता उसे वो बहुत तेज हवा के रूप में फेंकता है बाहर, जो खांसी के रूप में आता है, जिसको हम लोग भोजन का सरकना कहते हैं। और हिचकी दूसरी बात है, वो दूसरे कारण से होती है। इससे ये पता चलता है कि सर ने जो बताया है वो गलत है। अब अगला वीडियो देखते हैं। अब कोविड-19 के बारे में समझते हैं हम लोग, जो अभी हम लोग जिसके झेल रहे हैं 2019 से 20 तक। 2019 में ये स्टार्ट हुआ था एक्चुअली चाइना के वुहान में फिश मार्केट से, ऐसा बोला जा रहा था। जो दिसंबर में इसका केस देखा गया था 2019 में, तो इसको वुहान में देखा गया था। जब इसको वुहान की लेबोरेटरी में चेक किया गया तो इस वायरस का जो डीएनए था वो चमगादड़ के डीएनए से समानता रखता था। ये वायरस जो है कि चमगादड़ के डीएनए से बहुत ज्यादा क्या रखता था, समानता रखता था। अब ये क्या करता है, जब मानव में प्रवेश करता है तो ये फेफड़े में जाता है। ये मेनली तेजी से क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, श्वसन को प्रभावित करता है। जैसे ये मानव में जाता है क्या करता है, हमारे ह्यूमन का जो डीएनए का स्ट्रक्चर, अगर ह्यूमन डीएनए का स्ट्रक्चर भी देखिएगा तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, ये आप आपको बायोलॉजी में बताएंगे, ये वाटसन की क्रीक ने दिया था डीएनए का स्ट्रक्चर। तो ये डीएनए में घुस जाता है और इसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, और इसके स्ट्रक्चर को चेंज करके वो इस डीएनए को अपनी तरह का डीएनए में बता देता है, अपना डिजाइन दे देता है। इसलिए वहां का डीएनए हम लोग का डिफेक्टेड हो जाता है। डीएनए जो होता है एक तरह से कह सकते हैं जीवों की प्रोग्रामिंग होती है। यानी कि डीएनए से ये पता चलता है किसी जीव की बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना या फिर उसका व्यवहार कैसा होगा। तो अगर कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर घुस करके हमारे डीएनए को चेंज कर देता है तो निश्चित रूप से हमारी बाह्य संरचना में, आंतरिक संरचना में या फिर हमारे व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होना चाहिए, जो आने वाली पीढ़ी में दिखाई देता, जबकि ऐसा नहीं होता है। इससे ये पता चलता है कि सर ने जो भी बताया है गलत है। अब आइए अगला वीडियो देखते हैं। इसके बाद आए थे भैया बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने एक पतंग उड़ाया था। क्या किया, पतंग उड़ाया, और उस पतंग में उन्होंने क्या किया था, एक मेटल की अंगूठी चाबी बांध दी थी हल्की सी, और उसको उड़ा रहे थे। और भी कब जब बादल गरज रहा था तब, तो वो अंगूठी जो थी ना वहाँ जो बांधे हुए थे, और एक दो तरह का उन्होंने किया था। जो अंगूठी थी वो डगर के जब वापस आई ना तो उसमें झंझनाहट आने लगा। दूसरी एक अंगूठी जो वहाँ थी और ये जो उन्होंने धागा बांधा हुआ था, तो एक दूसरी अंगूठी वो पहने थे, दोनों में जब टच कराए ना तो इसमें थोड़ा सा झंझनाहट आने लगा। तो भैया ये कहाँ से आया? तो सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने काइट एक्सपेरिमेंट में किसी अंगूठी का प्रयोग नहीं किया था। वहाँ से कोई भी अंगूठी डगरते हुए नहीं आई थी। उन्होंने अपने पतंग में धातु का लगभग 1-1.5 फीट लंबा एक तार बांधा था, और पतंग को उड़ाने के लिए उन्होंने किसी डोरे या धागे का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि धातु के तार का प्रयोग किया था। तार का एक सिरा उन्होंने पतंग में बांध दिया था और दूसरे सिरे पर उन्होंने धातु की एक चाबी बांधी थी, और वो इस बात का ध्यान रखे थे कि वो चाबी उनके शरीर को टच न करे, उनके शरीर से थोड़ी दूरी पर रहे। वे अपनी उंगली में कोई अंगूठी नहीं पहने थे जिसको वो टच कराए थे तो झंझनाहट हो रही थी, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया था। वे अपना हाथ धातु की चाबी के पास ले गए थे, जिससे उस चाबी से स्पार्क्स निकल करके उनके हाथ तक आ रही थी। इस तरह से उन्होंने अपना काइट एक्सपेरिमेंट किया था। इससे ये पता चलता है कि सर ने जो बताया है वो गलत है। जहाँ तक मुझे लगता है बच्चे अपने टीचर्स पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं,
उनके टीचर ने उनको जो बता दिया उसी को वो सही मानते हैं। ऐसे में प्रत्येक टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी बताएं, जो भी पढ़ाएं, सही सही पढ़ाएं, उसी टॉपिक को पढ़ाएं, उसी बात को बताएं जिसके बारे में उनको पूरी जानकारी हो। बेहतर होगा कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक बार खुद पढ़ लें। मैं सर की बुराई नहीं कर रहा, मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर मेरा यह वीडियो किसी तरह सर तक पहुँच जाए तो वो अपनी गलती को सुधार लें। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।